हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय क्लासेस। आज आई होप आपका फाइनेंस अकाउंटेंसी का एग्जाम अच्छा गया हो। हम अपनी टीम के साथ ये पूरा पेपर आपके साथ एनालाइज करने लगे। लेट्स सी आज का एग्जाम कैसा था। वी स्टार्ट विद एना मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यालय क्लासेस में आपका वेलकम है। आज आपका एफए का एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं आज आपके साथ साइंस, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट एनालाइज करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। तो इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? टीबी, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज एंड रिंगवर्म। सो इसका आंसर है डायबिटीज। डायबिटीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से विटामिन सी कौन सी डेफिशिएंसी होती है। आपके पास था विटामिन ए, सी, डी एंड बी। ए एनीमिया, सी स्किन डिजीज, डी रिकेट्स एंड बी वन बेरीबेरी। इसमें डी से रिकेट्स एंड बी वन से बेरीबेरी, ये करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो आपके पास पूछा गया विच इज करेक्टली मैच्ड, तो आपके पास सी एंड डी इज द ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। ओके अगला क्वेश्चन था, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू। चार ऑप्शंस थे, तो आंसर इज बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। जो टिन है वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, उनके साथ रिएक्ट करता है, और जो जिंक होता है वो बहुत माइल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, माइल्ड एसिड के साथ। इसीलिए वी यूज टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन इसमें से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है बी, ग्रास। ग्रास को गोट ग्रास खाएगी और गोट को ह्यूमन खाएगा, तो दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एंड मेजरिंग यूनिट्स। इसमें से किसकी यूनिट करेक्ट लिखी गई है? पावर वॉट्स, करंट वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, रेजिस्टेंस एम्पियर। पावर वॉट करेक्ट, करंट की वोल्ट रॉन्ग, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज करेक्ट, रेजिस्टेंस का एम्पियर रॉन्ग, रेजिस्टेंस की होती है ओम। तो आपके पास पूछा गया है विच इज करेक्टली मैच, तो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। सॉरी, ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, जो आपके पास आ गया डी। फाइन। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आपको बताना है इनके सिंबल्स क्या क्या हैं। तो सोडियम का होता है Na, कार्बन का होता है C, सल्फर का होता है S एंड कोबाल्ट का होता है CO। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया C। C इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। अब इसके बाद पूछा गया, फोर्सेस दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज। तो ये होती है हमारी इंपल्सिव फोर्सेस, तो इसका ऑप्शन है ए। Next question is, who was the first scientist to use the term smog and define its layer? तो smog क्या है? smog है smoke plus fog। तो ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी? डॉक्टर हेनरी एंटोइन। फाइन, डॉक्टर हेनरी एंटोइन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो ये बच्चों नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से होता है। तो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन होगा ओनली वन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, आई गेस ये लास्ट है। 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज अ इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल इनफाइनाइट है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड है, सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट बोला गया है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट है वो इजीली डिस्पोज हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो तीनों नॉट करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। फाइन, तो ये आपका साइंस पार्ट था। थर्ड थर्ड क्वेश्चन था फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू, क्योंकि जिंक, हाँ स्टूडेंट्स ये आप करेक्ट कर लेना, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि टिन जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी हो जाता है, तो इसीलिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो दैट इज व्हाई वी कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। फाइन, चलो लेट्स गो विद, अब हमारा अगला पोर्शन जो मैं एनालाइज करूंगी दैट इज योर इंग्लिश पार्ट। तो हम इंग्लिश में आते हैं। 61st क्वेश्चन इज इंग्लिश। इंग्लिश वाज मॉडरेट, इतना कोई मुश्किल नहीं था। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे एक मुहावरा पूछा गया था, एक ईडियम पूछा था, अ स्नेक इन द ग्रास। सो इसका क्या मतलब है? स्नेक इन द ग्रास, एन अनरिलायबल पर्सन, जो अनरिलायबल पर्सन होता है उसके लिए मुहावरा यूज करते हैं स्नेक इन द ग्रास। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश से सिमिलर मीनिंग क्या है? इस वर्ड से सिमिलर मीनिंग क्या है? तो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को वॉर्न करना, टू वॉर्न समबडी। ठीक है, तो हमें जो लगता है नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो इसका बन रहा है दैट इज ए, टू थ्रेटन। फाइन, अगला है एंटोनिम ऑफ एगनी। एगनी का मतलब होता है पेन, डिस्ट्रेस। एंटोनिम मतलब उल्टा, इस वर्ड का उल्टा मीनिंग क्या है? तो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर इज प्लेजर। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द जम्बल्ड फ्रेजेस इन अ मीनिंगफुल रेफरेंस। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमने इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फाइन, तो यहां पर क्या सेंटेंस बनेगा आपका? ये बनेगा ड्यूरिंग, ये आपका बनेगा सी ऑप्शन। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि ए भी बन सकता है और सी भी बन सकता है। इसका ए और सी दोनों ऑप्शंस का सिमिलर मीनिंग स्टेटमेंट्स का बन रहा है। सो लेट्स सी कि फाइनल आंसर की में क्या आंसर आता है, बट हमारे हिसाब से सी होना चाहिए। जो स्टेटमेंट बन रही है, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट समर low plants like mosses and clinches grow abundantly and tundra region are tree from ice। ये tree नहीं होगा, ये प्रिंटिंग एरर है, ये फ्री होगा, are free from ice। तो इसका बहुत क्लोज जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेपोजिशन ऐड करो। he hinted dash some loss of treasure, तो यहां पर मोस्ट सुटेबल है ही हिंटेड एट, ऑप्शन डी करेक्ट। अब अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जो है ना ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें है क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। The sun rises in the east and sets in the west, ऑप्शन सी। ए एंड आर नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका सी द। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरी टाइम एल्स डिड आई डैश सिटिंग हियर नाउ लिसनिंग टू ऑल दिस रबिश। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल है आई वुड नॉट बी, तो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है इसमें से क्लॉज क्या है। नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, इसमें जो नेहा है दैट इज योर सब्जेक्ट, इसमें प्लेड इज योर प्रेडिकेट, और इसमें जो है व्हेन इवनिंग केम इज योर क्लॉज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बन गया बी, व्हेन इवनिंग केम। नेक्स्ट इज 70, हाँ ये इंग्लिश का आपका लास्ट क्वेश्चन है। He said to us, why are you all sitting about there doing nothing? तो इसको भी आपने वॉइस, इसकी वॉइस चेंज करनी है, तो इसका आपको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। He asked us why we were all sitting about there doing nothing, तो इसका ऑप्शन सी है। तो दिस वाज योर इंग्लिश पार्ट। नाउ लेट्स कम टू स्टैट्स। अब देखते हैं स्टैट्स के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे।
71st क्वेश्चन, सेकेंडरी डेटा इज प्राइमरीली सोर्स्ड फ्रॉम, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी कहीं पर पब्लिश डेटा होता है, उसको जब हम लेते हैं उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. सो इसका ऑप्शन बन रहा है बी, पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी. तो सेकेंडरी अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो प्राइमरी है जो आप खुद फर्स्ट हैंडेडली लेते हैं, उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं. तो इसका आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड सर्वे, जो आप फर्स्ट हैंडेडली खुद कंडक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चनएयर प्रिपरेशन. तो क्वेश्चनएयर होता है जो हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं लोगों से आंसर्स लेने के लिए. ठीक है. तो इसका जो आपके पास ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, इसमें से कलेक्टेड डेटा विदाउट अ पायलट टेस्ट तो नहीं है, बिकॉज क्वेश्चनएयर से पहले पायलट टेस्ट जरूरी है. तो सी ऑप्शन आप काट दो, तो ये ऑप्शन आपका रहा ही नहीं. सो 78th का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज ए एंड बी. फाइन. तो 78th का आपका 73rd का ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैबुलेशन इज फॉल्स. ठीक है. तो इसका है डी ऑप्शन, tabulation facilitates comparison between rows and not columns. This is wrong. यहाँ पर not नहीं है, यहाँ पर rows plus columns दोनों ही tabulation में आते हैं, rows as well as columns. तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपका D. फाइन. नेक्स्ट इज ये 8 रैंडमली कलेक्टेड स्टूडेंट्स का डेटा है. अब इसने पूछा है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाओ. तो इस स्टेटमेंट से जो मीन निकल रहा है दैट इज आपका मीन निकल रहा है 5.5, आपका मीडियन निकल रहा है 6, आपका मोड निकल रहा है 7, और नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल्स हैं आपके पास. अब इसको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी, डी सी बी ए. फाइन. चलो अब हम आते हैं 76 क्वेश्चन पे. हाँ, अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी कैन नेवर एड अप टू मोर देन 1. प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है? 0 to 1. तो इट कैन नॉट एड मोर देन 1. तो करेक्ट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑलवेज एड अप टू 1. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी 0. प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0, इट कैन बी 0. अगला है प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट्स जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है. प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव. करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या है? पी क्यू आर एंड पी क्यू एंड एस. हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है. लेट्स सी कि फाइनल आंसर की में इसका क्या आंसर आ रहा है. सो उसके बाद हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे इस क्वेश्चन को. फाइन. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 79. इसमें से सेंसस का क्या एक फीचर है? तो इसमें से सेंसस का फीचर है होमोजेनिटी नहीं है. सेंसस हमेशा हेट्रोजीनस होता है. तो इसका सही आंसर है बाउंड्री. सेंसस एक बाउंड्री के अंदर के पॉपुलेशन का मेजर करती है, तो इसका डिफाइनिंग बाउंड्री आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर ऑफ मोर्टेलिटी. तो हमें इसको मैच करना है. इसका आंसर आएगा हमारा सी. ठीक है. ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट मेजर द नंबर ऑफ डॉटर्स ओवर लाइफ टाइम. एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट has model value between 20 to 25. Net reproduction rate affected by mortality rate and maternal mortality rate is measured as per 1000 live births. ठीक है. तो मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया? मैंने आपके साथ जनरल साइंस, स्टैट्स एंड इंग्लिश डिस्कस किया. अब आगे के कुछ पोर्शंस जो हैं वो डॉक्टर विप्लव सूदन आपके साथ डिस्कस करेंगे. थैंक यू. Good evening, students.
Dr. Biplab Sudan, and I will be your Kelty for the geography. I will be your Kelty for the geography class. And इस geography and science and technology से अच्छे खासे पोर्शन में क्वेश्चंस जो हैं आपके आज के एग्जाम में आए थे. तो I will request you all to please come to question number 11. Question number 11 states कि वैष्णो देवी टेम्पल is located in which of the following hills? वैष्णो देवी टेम्पल कॉमनली हम कहते हैं त्रिकुटा हिल्स में लोकेटेड है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज त्रिकुटा हिल्स. एंड आई होप आप सबने इसको राइट मार्क किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आया था वॉज क्वेश्चन नंबर 14 विच स्टेट्स कि झेलम रिवर विच इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? दैट इज वेरीनाग, क्योंकि वेरीनाग एक स्प्रिंग है जो कि इसका ओरिजिन है, ना कि इसकी ट्रिब्यूटरी. सो नॉट इज इंपॉर्टेंट. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आपके लिए आया था वॉज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गेटवे ऑफ द कश्मीर वैली? राइट आंसर इज बारामूला. सिंस बारामूला इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, none of the above. Next question, as I have covered the same exact word to word in my class, is कि कश्मीर J&K को which of the following passes connects with Ladakh? The right answer is option B, that is the Zojila Pass. Next question, which is from geography, is the question number 20th. बहुत इजी क्वेश्चन है. पूछा जा रहा है कि बताइए जम्मू इंडिया की स्टेट्स को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सबसे ऊपर हमारे पास आती है हिमाचल प्रदेश विच इज ए. नेक्स्ट इज एमपी विच इज डी. एंड आई थिंक एक ही ऑप्शन है जिसमें ए डी वन आफ्टर अदर आ रहा है, दैट इज द बी. कई बार आपको सारे ऑप्शंस ना पढ़ के स्मार्ट वर्क करके भी अपने आंसर्स के साथ आगे आना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सिलेबस के हिसाब से आया हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल पार्क्स को उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ आपको मैच करना है. ये फिर से ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया जा चुका है. काजीरंगा इज इन द स्टेट ऑफ असम, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4. जिम कॉर्बेट 3 उत्तराखंड में, रणथंबोर राजस्थान में, गिर इन गुजरात. 4, 3, 2, 1 is the right answer. Where is C? So the right answer is option number C. Next question फिर से आपके सिलेबस में दिया गया हुआ है कि एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सिलेबस. तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया है. रॉबी क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है. ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम विंटर में सो करते हैं. अगर आपको इतना पता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन के आंसर पे आ सकते हैं. किस विंटर, अक्टूबर नवंबर, डेफिनेटली दीज आर द विंटर मंथ्स. रेनफॉल हमें मॉनसून में ज़्यादा मिलती है जो कि समर में होता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए. ऑलरेडी विंटर का सीजन है तो गर्मी नहीं होगी, इसको भी एलिमिनेट कर दी. अकेला ए बचता है जो आपका राइट आंसर है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 24 ये ह्यूमन ज्योग्राफी का कंपोनेंट है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं. आपको शायद ये क्वेश्चन देखने में फर्स्ट व्यू में टफ लगे, पर एक बहुत इजी अप्रोच से आप इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. बाकी आप देख लीजिए मेल फीमेल ये कुछ जेंडर से रिलेटेड होगा. अर्बन रूरल ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं होगा. नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन वो बर्थ रेट होता है. तो राइट आंसर हियर कम्स इज द ऑप्शन नंबर डी. फिर से एक क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 26. आपके सिलेबस से ही ये क्वेश्चन आ रहा है. इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू इन सॉरी उससे पहले क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है. दिस वॉज इन न्यूज द कोलाहोई ग्लेशियर बिफोर 2019. सचिन वॉज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख हमारे पास था. अब सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा ये है, लार्जेस्ट ग्लेशियर, और सबसे फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर हमारा ये है. तभी आपको इस क्वेश्चन को
पूछा गया है सिंस दिस ग्लेशियर लाइज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और पहलगाम एक सबसे सूटेबल और सबसे नियरेस्ट आंसर है क्योंकि दैट लाइज इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो इसका है इज द ऑप्शन नंबर बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 26। आपको लेक्स पूछी जा रही हैं और करस्पॉन्डिंग आपको उसके साथ पूछा जा रहा है उनकी स्टेट्स की किस स्टेट में कौन सी लेक प्रेजेंट है। हुसैन सागर लोकेटेड इन हैदराबाद विच इज़ इन तेलंगाना, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, डल सबको पता होगा इट्स इन J&K, लोकटक मणिपुर। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4, 3 then 2 then 1 it's coming and that is the option number D। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए फिर से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के पार्ट में से आ रहा है इज द डैम्स, और पहचानना है कि किस स्टेट पे है। सरदार सरोवर वॉज वेरी मच न्यूज बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, तो आपको पता होना चाहिए इट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। कोयना डैम इज इन महाराष्ट्र, टेहरी डैम सबको पता है टेहरी मूवमेंट वॉज इन उत्तराखंड, और भावनी सागर इज इन महाराष्ट्र। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके पास 3, 4, 2, 1 एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पोर्शन जो मैं आपके साथ, सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन हैं जो ज्योग्राफी से आए हैं विच इज़ अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द SSB। नेक्स्ट जो हम डील करने वाले, उससे पहले स्टूडेंट्स वी एट विद्यानीर क्लासेस हैव कम विद एन ईजी अप्रोच फॉर यू स्टूडेंट्स कि आप एक एफोर्डेबल प्राइस में दैट इज़ जस्ट ₹99 में 100 टेस्ट को अवेल करें, और ये सारे के सारे टेस्ट हमारे SSB के द्वारा किए जाने वाले एग्जाम्स के हिसाब से ही डिज़ाइन किए गए हैं। एंड प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और इसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए ताकि आप सक्सेसफुल रहें अपने नेक्स्ट एग्जाम्स में। नेक्स्ट कंपोनेंट जो मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड अकाउंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि इसका नाम बता रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं दिखेगा, विद जैसा मर्जी आप उसके आउटपुट में चेंज ले आएं। तो एक ऐसा ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच डू नॉट चेंज in total during the given period despite of the changes in output is the right answer for option number 33. Next question is question number 31 का right answer is option number C. Question number 33 का right option is again C, which is a purchase ledger, कि suppliers का जो personal account होता है वो किस साइड पे आया जाता है, that's in the purchase ledger। हमने विद्यानीर में अकाउंटेंसी को इसी हिसाब से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बुक कीपिंग। एज हम सबको पता है कि बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फॉर्मूला फॉर्म में आया हुआ है जिसमें आपको पहचानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसका राइट आंसर इज सी, which says that asset जो होता है is equal to liability plus equity. So right answer for question number 35 is option number C, and I hope आपने ये पेपर में भी करेक्टली मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the right option is option number C. Next question is question number 36, which जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन इज इन द फॉर्म की which concept suggests the exclusion of human resources in the balance sheet, and इसका right answer है MMC, money measurement concept. It is one thing, as सामने पता चल रहा है कि human resource को आप monetary values में नहीं measure कर सकते, that's why the right answer for this question is question number 30C. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू अ मॉल और आप कुछ खरीद रहे हैं जिसको आप कॉमन भाषा में बोलते हैं मुझे बिल चाहिए, इट इज़ द इनवॉइस।
तो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, जो पूछ रहा है कि कैश डिपॉजिट, जब आप बैंक में कैश को डिपॉजिट करते हो तो उसका क्या होता है, वो बैंक का जो अकाउंट होता है उसमें वो क्रेडिट होता है। So the right option for this is option number B, credit. Question number 40 पूछ रहा है कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो होता है वो क्या होता है। तो आपके ऑप्शन ए है एडिड टू द बैंक बैलेंस, बी है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, और डी जो है दिया हुआ है एडिड टू कैश बुक बैलेंस। तो इसका राइट आंसर है कि जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन में डिपॉजिट इन ट्रांजिट करते हैं, इट एड्स ऑन टू द बैंक बैलेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड आई होप आपने यही अपने आज के पेपर में भी मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चेक्स विच इज इशूड बाय अ फर्म, पर अभी तक उनको बैंक्स में प्रेजेंट नहीं किया गया है, ऐसे चेक्स को हम क्या कहते हैं। और इसका राइट आंसर जो है इज द आंसर नंबर बी, दैट इज द आउटस्टैंडिंग चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, ये न्यूज़ में काफ़ी था और इन्होंने यही पूछा है कि पब्लिक फाइनेंशियल PFMS का पुराना नाम क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा कि, और अगर आप पब्लिक का मतलब जानते हैं तो इट ऑलवेज डील्स विथ प्लानिंग, पब्लिक से रिलेटेड। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल एंड राइट आंसर जो है इज द ऑप्शन नंबर ए, विच सेज CPSMS is the old name of PFMS. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, इट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज, एंड द राइट आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड टू पार्टनर। जब आप पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करते हैं तो इट गोज एज, उसके अकाउंट से वो चीज़ बाहर जा रही होती है क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो जब किसी के अकाउंट से कोई चीज़ बाहर जाती है तो वो उसके अकाउंट से डेबिट होती है। तो राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46, जो पूछता है द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स। जब आप एक जर्नल से लेजर अकाउंट में या फिर जर्नल दूसरे जर्नल में चीज को ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। इसको कॉमन लिख रहे आप एक चीज से जगह पोस्ट कर रहे हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन ऑडिट इज टेकन टू चेक द फाइनेंशियल controls and irregularities in an organization, it is known as which type of audit। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो वो उस तरह का इंटरनल ऑडिट होता है क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा है। तो इट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट, एंड राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी, एंड आई होप आपने ऑप्शन सी मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी एज डेल्ट इन आवर क्लासेस, इज करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो इज नथिंग, very easy, CA by CL, current liability assets by current liabilities। very easy question, 1 मार्क्स आराम से आ जाता अगर आपने इस फार्मूला को पढ़ा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है कि एक बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, एंड राइट आंसर इज पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक लेजर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, जो पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक डैश। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक जर्नल्स, और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत करंट अफेयर्स में रहता है कि GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और इनमें से द राइट आंसर इज डेस्टिनेशन, क्योंकि हम बहुत कॉमनली कहते हैं कि GST जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर आपको ये पता है
आई एम श्योर आप लोगों ने ऑप्शन डी को मार्क किया होगा। फिर नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 53 इज की फाइनेंशियल लेवरेज मींस FLM क्या होता है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये देखता है कि परसेंटेज जब आप EBIT में होता है उससे EPS में कितना परसेंटेज चेंज आता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर। और एक अकेला ऑप्शन जो ये शो कर रहा है इज द ऑप्शन नंबर C, दैट इज द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद परसेंटेज चेंज टू EBIT। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 54 विच डील्स विद की फाइनेंस बिल एक फाइनेंस एक्ट कब बनता है। एंड ये तभी पता है आपको जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसको एक बिल को पास करते हैं, दोनों हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा इसको पास करते हैं, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको यस कर देते हैं, दैट मीन्स वो असेंट और साइन कर देते हैं, तब एक बिल एक एक्ट बनता है। तो ओनली राइट ऑप्शन जो है वो इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 जो पूछता है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट का जो सेंट्रल पार्ट है वो पढ़ना है। एंड हम कह सकते हैं कि इसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 में गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसमें गुड्स क्या क्या आता है। सामने और क्लियरली सेक्शन में ये दिया गया कि हम मनी को और सिक्योरिटीज़ को और बॉन्ड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें हम सिर्फ एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपकी क्रॉप्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी ग्रास फॉडर और अदर टेंजिबल थिंग्स आ जाती हैं। तो राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर B। अगेन न्यू पेंशन और नेशनल पेंशन स्कीम अभी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तभी ये क्वेश्चन आया है। इसमें इन्होंने आपसे पूछा है कि सेक्शन 80 CCD में कितने परसेंट का एग्जेम्पशन मिलता है, और क्लियरली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज 40%। स्टूडेंट्स कमिंग नेक्स्ट, दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंट सेक्शन। अब फ्यू क्वेश्चंस जो आपके साइंस के पार्ट से आए हैं वो मैं आपके साथ डील करूंगा। एंड अगेन यू कुड सी दैट हमने विद्या नीर में SSB के एग्ज़ाम्स को केटर करने के लिए एक इंटीग्रेटेड बैच को लॉन्च किया है, जिसमें आपके सारे एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू तहसीलदार, पटवारी, सब इंस्पेक्टर को हम कवर करेंगे थ्रू ऑल दी सब्जेक्ट्स इन अ होलिस्टिक वे, ताकि आपको एक एफोर्डेबल रीच में सब कुछ हम दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डील इज द क्वेश्चन नंबर is the question number 101. This from here again science and technology starts. You can see that science and technology again becomes an important part आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक रॉकेट को आप ऊपर भेजते हो स्काई में, उसके ऊपर जो थ्रस्ट लगती है वो किस डायरेक्शन पे एक्ट करती है। एक बहुत ही इजी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जो न्यूटन के थर्ड लॉ नंबर 3 ऑफ न्यूटन पे एक्ट करता है कि इक्वल एंड अपोजिट थ्रस्ट। तो आप देखिए एक ही ऑप्शन है जहां पे अपोजिट वर्ड आ रहा है, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो थ्रस्ट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एंड इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। एंड ये अगेन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपकी NCERT से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, राइट ऑप्शन टू दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, तभी हमें जो है स्टार्स रात को टिमटिमाते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन फिर से, इज द 103 की लाइट बल्ब जिसे हम काफी देर से पढ़ते आते हैं कि हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब इज थॉमस एल्वा एडिसन, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 104, सिंस इंद्रधनुष मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उन्होंने उसी का एक कंपोनेंट आपको पूछ लिया कि BCG वैक्सीन जो है वो किसके लिए होती है। सिंस ये 3 अलग अलग चीज़ों को केटर करती है, उनमें से एक चीज़ जो है वो है TB, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है विच डील्स विद ट्यूबरक्लोसिस, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। फिर से एक इजी क्वेश्चन
जो आपके सामने आ रहा है, दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, एंड एवरी वन ऑफ अस नोज कि हार्डेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का जो होता है दैट इज द टीथ, और टीथ में एनामल जो होता है इट्स द कंपोनेंट ऑफ आवर टीथ, एंड राइट ऑप्शन टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट मैलेबल मेटल. फिर से एनसीईआरटी से एक इजी लेवल पे हमारे सारे टेस्ट पेपर्स और वर्कबुक्स में इनको कवर किया गया है इस क्वेश्चन को. मैलेबल मेटल, मोस्ट मैलेबल मेटल इज गोल्ड. राइट ऑप्शन इज गोल्ड, जिसका एटॉमिक नंबर 79. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. फिर से एक इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस. ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं? ये कुछ नहीं है, दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और द ऑप्शन राइट इज ऑप्शन नंबर सी. फिर से एक इजी क्वेश्चन जो कॉमनली आप सबको पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हम किसको बोलते हैं, जिसे हम कैल्शियम CO2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर. राइट ऑप्शन, राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 108 इज ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी. एक बहुत ही इजी क्वेश्चन फिर से साइंस में से आया हुआ है. इट्स की वॉशिंग मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल पे एक्ट करती है. यू वुड हैव सीन कि वॉशिंग मशीन हमेशा रोटेशन में काम करती है, और ओनली ऑप्शन जो इस चीज़ को डील करता है इज नथिंग ओनली देन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं. ये एक आई की डिसीज है. पूछा गया है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम किस तरह की लेंस को यूज करते हैं. राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर बी, कनकेव लेंस को हम यूज करके शॉर्ट साइटेडनेस को ट्रीट करते हैं. एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर साइंस एंड टेक. नाउ आई विल रिक्वेस्ट द नेक्स्ट फैकल्टी टू एड्रेस टू योर नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. होप आपने अच्छा किया होगा आज के एग्जाम में. So, good evening, students. I'll be taking your history part, economy part, और पॉलिटी और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है थोड़ा सा वो हम डील करेंगे, ठीक है? ओके. अच्छा, इससे पहले जो भी क्वेश्चंस अभी तक सर ने डिस्कस किया है अकाउंटेंसी के, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जिनके आंसर्स जो हैं काफ़ी एम्बिगियस थे, तो उनको हमने छोड़ दिया है एज ऑफ नाउ. उनको हम बाद में अपने टेलीग्राम चैनल्स में जैसे ही फर्दर हम उस पर रिसर्च करेंगे और उसके करेक्ट आंसर जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल्स पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद एन ईयर के चैनल पे, ठीक है? तो हिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, कुछ ये हिस्ट्री की जो चीज़ें दी हुई हैं इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो करना है, अरेंज करना है. पहला जलियांवाला बाग मैसेकर, ये हुआ था 1919 में. द फेमस डांडी मार्च 1931 में हुआ था. लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ है, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुई है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CABD, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड. जो पहला लेजिस्लेचर था यहाँ का उसको हमने क्या बोलते थे, प्रजा सभा. ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज. इसके बाद क्या हुआ था, J&K और लद्दाख यूटीज बनी थी. J&K जो है वो लेजिस्लेचर के साथ है और जो लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 16, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है. कुड डांस के ऊपर पूछा गया है. कुड डांस जो है ये भद्रवाह के एरिया में चिनाब वैली में परफॉर्म किया जाता है.
ये जो डांस है, ये इसकी जो पहली स्टेटमेंट है, इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स लोक देवताज एज द थैंक्स गिविंग रिचुअल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसीलिए ये किया जाता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन्स लाइक ईद एंड रमज़ान, तो ये हिंदू लोग इसको मेनली प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी 2023 में रिसेंटली जो है सरकार ने बिल पास किया है जिसमें ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की, इसीलिए इसका आंसर मुझे लगता है JKSSB जो है इस क्वेश्चन को यहाँ तो डिलीट करेगी या फिर सबको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अपना पोर्शन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने विद्यानीर से क्लासेस ली हैं उनको ये पता होगा, वो उन्हें सब बच्चों ने बड़े इजीली ये क्वेश्चन हमने अपने आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में बड़ा ही डिटेल में अजंता केव्स को पढ़ाया है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको कर लिया होगा। इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। अजंता केव्स वर टैग्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। अजंता केव्स जो हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं और 1983 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है, करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। हमारे यहाँ पे जो भी एंशिएंट चीज़ें हैं आर्कियोलॉजी की, उन सब की टेक केयर कौन करता है? ASI ही करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। द केव्स आर बिलीव्ड टू बी इन गुप्ता पीरियड एंड वकाटका पीरियड। अच्छा, ये जो अजंता केव्स हैं ये 200 BC से 600 AD के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, तो मेनली इस पीरियड में और ज़्यादा डेवलपमेंट इसकी गुप्ता के पीरियड्स में और वकाटका पीरियड्स में ही हुई है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हिस्ट्री का जो है, यहाँ पे हमें जो है मैच दी फॉलोइंग करना है। सबसे पहला है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी के जो हमारे फाउंडर थे वो आप सबको पता है कौन थे? गुलाब सिंह। तो इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा दारुल अलाम। ये इन्होंने दारुल अलाम लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे दारुल अमन आएगा। ठीक है, दारुल अमन हम किसको बोलते थे? महाराजा रंजीत देव को। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे वो महाराजा रंजीत देव को दारुल अमन बोलते थे। तो इसका ये 1 हो जाएगा। मियाँ दीदो के बारे में आप सबने सुना होगा। मियाँ दीदो जो थे एक रेबिलियन ग्रुप थे जिन्होंने गुलाब सिंह के खिलाफ जो है, पहले तो ये दोस्त ही थे, बाद में ये रेबल हो गए थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है, इस ऑप्शन में काफ़ी एम्बिग्यूटी है क्योंकि इसके इन्होंने ऑप्शन में अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ गुजरात बचता है। तो इसमें कुछ हमें समझ नहीं आया कि ट्रीटी ऑफ लाहौर का गुजरात के साथ क्या लेना देना है। बहरहाल जो हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगर हम जो डी पार्ट है इसको स्किप कर दें तो ठीक है। 22 अच्छा हाँ, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था। अरेंज द फॉलोइंग, इनको भी हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। G20 सबमिट। ठीक है, G20 सबमिट जो है ये हमारा सितंबर में हुआ था। ओके, वर्ल्ड कप का फाइनल कब हुआ था? ये नवंबर में हुआ है, 19 नवंबर को। लॉन्च ऑफ चंद्रयान ये हुआ है 14 जुलाई को, और COP28 हमारा 30 नवंबर को हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा CABD ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे इकोनॉमी के पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं। पहली स्टेटमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इंडिविजुअल मार्केट्स आर द फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो ये भी गलत हो गई। गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइसेस, ऐसा नहीं होता है।
व्हेन इकोनॉमिस्ट स्टडी ए मार्केट प्राइस देयर मेन गोल इज टू फिगर आउट व्हाई द प्राइस इज, व्हाट इज एंड हाउ इट माइट चेंज। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसीलिए हम इकोनॉमी जो है वो पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व होके काम करते हैं, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो 92 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। तो इकोनॉमी में डिमांड का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। डिमांड का कंसेप्ट जो है दो चीजों पे जो है डिपेंड करता है, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस एंड क्वांटिटी हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो 93 का ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 94, जीडीपी की डेफिनेशन पूछी है इन्होंने, सिंपल। जीडीपी की क्या होती है, कोई भी कंट्री अपनी बाउंड्री में जो फिनिश्ड गुड्स बनाती है, ठीक है, इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यहाँ पे जो स्टेटमेंट डी है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 का डी। क्वेश्चन नंबर 95 जो है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स। ये जो है ये WTO में यूज किया जाता है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स। कंट्रीज एक्चुअली क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे कुछ टेक्निकल बैरियर्स लगाती हैं ताकि अपनी जो कंट्री का जो ट्रेड है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो WTO में इसमें जो है इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स बने हुए हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। ठीक है, WTO इसके साथ डील करता है। कमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर्ड मनी जो है, ये इंस्ट्रूमेंट किस फॉर्म में होता है, ये प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, ये टर्म आपने इकोनॉमी में पढ़ी है। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें जो RBI है वो कमर्शियल बैंक्स को जो है वो लोन देता है। तो कमर्शियल बैंक्स इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था। अच्छा, क्वेश्चन है कि महालनोबिस मॉडल जो है ये कौन से प्लान को हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सबने इकोनॉमी में पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट डज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व जो है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। ठीक है, इसी से आगे गिनी कोफिशिएंट भी हम निकालते हैं, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन नंबर सी जो है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक यहीं तक था। सो हमारा जो इकोनॉमी का पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो सुशांत सर हैं आपके साथ डील करेंगे विद मैथ्स एंड कंप्यूटर। थैंक यू। इवनिंग एवरीवन, आई एम योर मैथ्स एंड साइंस फैकल्टी। आज हम मैथ्स के और स्पेशली कंप्यूटर के क्वेश्चंस कुछ ना डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 81 क्वेश्चन। 81 या सो 81 क्वेश्चन को आप ना ध्यान से देखिए। ओके, तो आप 81 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें पूछा हुआ था ओके 81 क्वेश्चन को आप देखिए। यहां पे हमको कहा था कि हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 54,000। सो वी डू हैव अ प्रिंसिपल ऑफ 54,000 रुपीज, राइट। और हमारे पास टाइम था यहाँ पे 9 मंथ्स का, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे रेट था 8% पर एनम, 8% पर एनम का था हमारे पास यहाँ पे रेट। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट का मीनिंग होता है ब्याज निकालना। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 54,000, रेट इज 8% एंड व्हाट इज टाइम, टाइम था मेरे पास 9 महीने। पर जब हम P इंटू R इंटू T में जब हम टाइम को पुट करते हैं वो हम पुट करते हैं इन ईयर्स। सो जब 9 मंथ्स को हम ईयर में पुट करेंगे तो 9/12, तो इट इज 3/4।
तो हम यहाँ पे इसकी जगह 3/4 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 3/4 इंटू 100, 4 टू द इट इज 6 इंटू 540। तो आप अगर 6 इंटू 540 करोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3240। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर बैंक से 54,000 रुपीज प्रिंसिपल का ब्याज लिया, मतलब कि अमाउंट लिया 9 महीने के लिए और 8% की इंटरेस्ट में, तो आपको आफ्टर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ आपको 3,240 रुपीज ब्याज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, सो इसका आंसर सी होगा। 82 क्वेश्चन नंबर, आपने ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 82, Tom and Jerry went to a restaurant for a dinner. Tom ordered 2 hamburgers and 1 soft drink, totaling ₹70. सपोज करो मैंने हैमबर्गर्स को x मान लिया और मैंने सॉफ्ट ड्रिंक को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो 2 हैमबर्गर्स आए हैं मेरे पास, तो सो इट इज 2x प्लस y मेरे पास 1 लिया है मैंने, यहां पे मैंने 1y इज इक्वल टू ₹70, राइट। एंड जो मेरे पास एक और बंदा है जिसका नाम है जेरी, उसने एक हैमबर्गर लिया और 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए, मतलब कि एक हैमबर्गर, क्योंकि मैंने हैमबर्गर को x माना हुआ है, प्लस 2 उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए, मतलब 2y, इसका सम बन रहा है रुपीस बन रहे हैं ₹50, राइट। तो मेरे पास ये बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 70 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। यहां से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू आएगी 50 माइनस 2y, और इसको हम ना इस पे पुट कर सकते हैं 2 इंटू 50 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 70। सो इट इज 100 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 70। सो 70 यहां पे हमने ट्रांसपोज किया, 100 माइनस 70, ये प्लस का 3y, इट्स 30 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 10। तो y हमने किसको माना था सर? हमने y माना था सॉफ्ट ड्रिंक्स को। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का रेट आया कितना? 80 रुपए, ये वाला पार्ट। तो आप यहीं से आप ऑप्शन देख सकते हो कि सॉफ्ट ड्रिंक का ₹100 सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है, जो कि मेरा बी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स फॉर द वर्ड। नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, और आई थिंक रिसेंटली लास्ट वीक के मेरे बैच में मैंने यही क्वेश्चन अपने नोट्स में भी लिखवाया था। तो द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स, यहां पे वर्ड यूज कर रहा है अरेंज। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एक वर्ड है अरेंज, एक वर्ड है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी अरेंज को हम ना परम्यूटेशन भी वर्ड बोलते हैं, अरेंज का एक और वर्ड है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन इसने क्या बोला है, मुझे PEPPER, मुझे पेपर वर्ड को अरेंज करना है, PEPPER, पेपर वर्ड को अरेंज करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अरेंज? अरेंज का मीनिंग है मैं उसको इस तरह से अरेंज करूं कि मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने। तो मेरे पास पेपर है, पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ काउंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड है। 6 वर्ड को आपस में शफल करने का मेरे पास होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन मेरे पास जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं। सर यहाँ पे P 3 आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू E मेरे पास 2 आ रहे हैं, डिवाइड बाय इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 2 कट 2 1 2 2 4, इट इज 30 इंटू 2, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 60, जो कि इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब कि ये वाला मेरे पास ए पार्ट मेरा करेक्ट है, राइट। अगर हम बी पार्ट पे ध्यान दें, अगर हम बी पार्ट पे ध्यान दें, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स। मेरे पास 20 मेंबर्स की कमेटी है और मुझे उसमें से 3 मेंबर को सिलेक्ट करना है। 20 मेंबर में से मुझे अगर 3 मेंबर को सिलेक्ट करना है इन एनी वेज, अगर मैं किसी को सिलेक्ट करता हूं उसमें हमारा यूज होता है कॉम्बिनेशन। तो 20C3 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं यहां पे मिसप्रिंट हुआ है। यहां पे इन्होंने मैट्रिक्स लगाया है, पर मेरे अकॉर्डिंग यहां पे 20C3 होना चाहिए, पर आई थिंक यहां पे मिसप्रिंटिंग हुई है। सी, द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, 2 प्लस एक्स का होल क्यूब का मुझे एक्सपेंड करना है। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद हो, वो क्या होता है सर? वो होता है NC0 a की पावर n
बी की पावर 0 प्लस NC1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस NC2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2। ये एक्सपेंशन मेरा चलता रहता है। पर बेसिकली मुझे अगर यहां पे यूज करना है, अगर आपको फॉर्मूला आता है 2 प्लस एक्स का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से करें तो भी आंसर आपका सेम आएगा, अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। तो a क्यूब, a क्या है मेरे पास 2, तो मैं 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब x का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी, 2 प्लस एक्स, इट इज 8 प्लस एक्स का क्यूब प्लस ये बन गया 6x इंटू 2, ये आएगा 12x प्लस 12x स्क्वायर। बट इन्होंने ध्यान से आप देखिए यहां पे 6x और 12x स्क्वायर दिया है, मेरे पास यहां पे x की पावर 1 आ रही है, यहां पे इन्होंने दिया x की पावर स्क्वायर दिया है, तो ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। ओके, लास्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ वेज 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर सिट इन अ रो इज 60। सर अगर आपको 360 इसने बोला है, अगर मुझे 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को आपस से मुझे अरेंज करना है, तो मेरे पास कितने वेज हो सकते हैं? अगर मुझे सपोज करो मेरे पास 3 बॉयज हैं और मेरे पास 3 गर्ल्स हैं, मुझे इनको आपस में, मुझे सिर्फ इनको बिठाना है। बिठाने का मतलब है मैं यहां पे अरेंज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे किसी तरह से परम्यूटेशन नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ वहां से उठा के पीछे पास आउट करना है। तो इसका ऑप्शन होगा, मतलब कि 6 में से मैं 6 के 6 उठा रहा हूं, मतलब 6 आंसर होगा, जिसको आप अगर सॉल्व करोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मेरे पास होता है 1, तो मेरे पास आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, जिसका आंसर होता है 720। यहां पे इन्होंने ऑप्शन में दिया 360, तो भाई ये भी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। तो इनडायरेक्टली मेरा ऑप्शन होगा बी और सी मेरे करेक्ट है, जो कि मेरा आंसर है बी आंसर है इसका। ओके, और ए एंड बी, ए मेरा करेक्ट है, बी मेरा रॉन्ग है, ठीक है। तो मेरा ए और बी मेरे करेक्ट होंगे, सी भी मेरा गलत आया है, बी सी भी गलत आया है और मेरा डी भी गलत आया है। तो ए सही है और मेरा बी सही है, तो मेरा आंसर आएगा यहां पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, द लिमिट अभी देखना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मुझे इसमें से देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट मेरी प्रॉपरली एग्जैक्टली करेक्ट है। पहला क्वेश्चन आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहां पे मेरे पास लिमिट अप्रोचेस टुवर्ड्स है 1, इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 आने वाला है क्या? आप अगर ध्यान से देखिए इसका आंसर 0 नहीं है। अभी क्यों नहीं है बताता हूं मैं आपको। एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मींस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ओके, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये और की कट क्या आंसर है एक्स प्लस 1। और जब आप इस पे लिमिट 1 अप्रोच यहां पे पुट करोगे 1 प्लस 1 का आंसर आएगा 2 आएगा, तो मतलब कि इसने 0 बोला है, मतलब कि ये ऑप्शन मेरा गलत है, राइट। नेक्स्ट, एफ एक्स मुझे दिया 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स दिया मुझे 1 अपॉन एक्स, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव। सर इसका एफ डैश एक्स क्या होगा? ये बेसिक टर्म से ये पता होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर किसी को नहीं आता है तो भाई यहां देखिए 1 अपॉन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर माइनस वन आगे आएगा एक्स की पावर माइनस वन, ये आएगा -1 एक्स की पावर -2, जिसको मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो भाई ये भी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। सी पार्ट, ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, ये एक बेसिक फॉर्मूला है एक्चुअली। आप जब अगर e की पावर x -1 अपॉन एक्स को जब आप ऊपर नीचे इसको dy/dx करोगे तो इसका आंसर आपके पास 1 ही आता है। ये एक एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये वाला मतलब कि मेरा सही है, सी भी सही है, ए गलत है, बी गलत है। लास्ट क्वेश्चन, द लिमिट डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? dy/dx का। जब भी मुझे y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बट यहां पे मेरी जो लिमिट है वो वेरिएशन करनी चाहिए, x h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। तो मेरा ये भी ऑप्शन मेरा सही है, तो इसमें मेरा सी और डी ऑप्शन मेरे सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी और डी, तो मेरा डी आंसर बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 हो गया, राइट? हाँ, 85।
इसका आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। मुझे 85 क्वेश्चन के लिए बहुत कॉल्स आए हैं कि सर 85 का आंसर आप ना बता दीजिए, 85 क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और ये बेसिकली हमारे रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है, जिसमें यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है। आप अगर ध्यान देंगे, ये r/d कुछ नहीं होता है, यहाँ पे r-d है। r मेरा रियल नंबर है, जिसमें से मैं एक सेट d को रिमूव कर रहा हूं, तो मुझे बताना है कि मेरा d सेट क्या होगा। ये क्वेश्चन हल्का सा लेंथी होगा, आप ना ध्यान दीजिए। तो पहला मेरे पास a सेट दिया है, यहाँ पे a सेट जो मुझे इन्होंने दिया mod x इज लेस देन 1, और मुझे इन्होंने b सेट दिया है, वो मुझे दिया है mod ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर अभी मुझे कहा है कि mod x मेरा 1 से छोटा है, mod x 1 से छोटे का मीनिंग क्या होता है? mod x लेस देन 1 का मीनिंग होता है कि मेरा सिर्फ जो पर्टिकुलर mod x का ग्राफ है वो 0 से लेके 1 तक या -1 तक वेरी करेगा। अगर mod x का ग्राफ आपको याद है तो वो ऐसे इस तरह से होता है, पर इसने मुझे बोला है mod x का ग्राफ मेरा 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरे पास इसका ग्राफ वेरिएशन कर रहा है। तो इसका बनेगा x इज अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 to 1, राइट। तो ये मेरे पास फॉर्म आएगी यहां से। अगर मैं mod x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को फोकस करूं, सर mod x इज ग्रेटर देन 1, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सर इसका जो बेसिकली बनेगा वो ये बनेगा mod x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, और एक और बनेगा mod x माइनस 1 इज लेस देन 1, राइट, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो यह मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। तो मेरे पास यहां पे 3 फॉर्म आई हैं, एक ये बना है, एक ये बना है, और एक ये बना है। अगर आप इसका बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, बीच में 0, यहां पे -1, यहां पे 1, यहां पे 2। पहला मुझे बोल रहा है कि -1 से लेके 1 तक मेरा ग्राफ जा रहा है, ये जा रहा है मेरा ग्राफ पहला। अगला वाला मुझे बोल रहा है सर 2 से ज्यादा है, 2 मतलब कि मेरा 2 इंक्लूडेड है, तो मैंने 2 इंक्लूड कर दिया, मेरे पास 2 से ये ज्यादा जा रहा है, ये मेरे पास दूसरा। थर्ड बोल रहा है 0 भी है और 0 से छोटा भी है, मतलब कि मेरे पास 0 भी होगा और 0 से छोटा है। तो आप जब इस पे कॉम्बिनेशन देखोगे तो मेरे पास r बन रहा है, बेसिकली यहां से लेके यहां तक मेरे पास एवरी नंबर बन रहा है, माइनस कौन सा नहीं बन रहा है। अगर आप ध्यान दोगे 1 और 2 वाला पोर्शन मेरे पास माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर बनेगा r माइनस, अभी 1 यहां पे इंक्लूड नहीं था, 2 इंक्लूड था। तो मैं जब मैं इसका आंसर वहां पे लोकेट करूंगा, जब मैंने यहां पे लोकेट किया तो मेरे पास 1 यहां पे नहीं आ रहा है, पर जो r में तो 1 आएगा, तो मैंने कर दिया 1 नहीं आ रहा है, कॉमा 2, ये ओपन और ये क्लोज। फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं। 86 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब कि इतना हार्ड नहीं है, पर बेसिकली हम इस क्वेश्चन को इजीली ग्राफ से कर सकते हैं। पहली बात तो आप जरा ऑप्शन में अगर देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मेरे पास जो ना ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं जा रहा है। तो मेरे पास मुझे एक d से मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है, सर d मेरा 2 पे होगा, क्योंकि मैंने बोला f इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो मेरे पास d का ऑप्शन मेरे पास 2 आने वाला है, एक ऑप्शन मुझे मिल गया। तो अगर मैं एक और ऑप्शन देखूं, सर अगर मैं b को ध्यान से देखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? ये मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर आप ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। यहां पर अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा वो आएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। और पर इसने मुझे बोला है कि मेरे पास वो नंबर रियल नंबर को वेरी कर रहा है। जब मैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर को वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं तो मुझे आंसर हमेशा वैलिडेशन में नहीं मिलने वाला है। वो क्यों, देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे 8 पुट कर दिया, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 25 माइनस 64 इसका आंसर क्या आएगा? सर नेगेटिव में आंसर आएगा, और रूट नेगेटिव मेरे पास कोई फंक्शन में नहीं होता है। एक और ऑप्शन लेते हैं हम, सपोज करो जैसे ये देखो, यहां पे सपोज करो हम यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं यहां पे 5
पुट करता, यहाँ पे 8 पुट करता सपोज करो, ये मेरे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, x की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 100 पुट कर दिया, यहाँ पे 10 पुट कर दिया, तो ये आ गया 100 आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 75 आ रहा है, पर जो 75 आ रहा है वो आ रहा है माइनस का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है वो एक फंक्शन फॉर्म नहीं कर रही है। फॉर एवरी रियल नंबर मेरे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन फंक्शन फॉर्म नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं तो मेरे पास b का फंक्शन सर 5 से मिलने वाला है। तो अगर एक b का 5 से और d का 2 से, तो मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन यहां पर है जहां पे b को वो 5 को मार्क कर रहा है और d को वो 2 के मार्क कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा सर? डी आंसर आने वाला है। ओके नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स विद 2 आइडेंटिकल रोज। सर ये बहुत ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक प्रॉपर्टी देखूं सर, दो अगर मेरे पास रोज सेम रहते हैं, दो रोज सेम का मतलब है अगर मैं उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सर? ऑलवेज 0 होगा। मतलब कि पहली स्टेटमेंट मेरे पास इसका डिटरमिनेंट 0 आने वाला है, मतलब कि ए का मेरे पास 3 बनने वाला है। ओके आगे देखूं मैं 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसको फोकस करूं क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा मेरे पास आंसर क्या आएगा सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट 1 आता है, तो सर बी का आंसर 1 आने वाला है जो कि मेरे पास 1 है, राइट। अगर मैं 3 देखूं सर, मुझे 3 into 3 डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। पहली बात तो क्वेश्चन अराइज होता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पे मुझे इसने डायगोनल एलिमेंट जो मेंशन किए हैं वो है 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 और बाकी सारी रिमेनिंग क्वांटिटी जीरोस हैं। जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा आंसर क्या आएगा? 1 into 2 into 3 minus 0 जो कि आंसर आएगा 6। तो मेरे पास सी का ऑप्शन आने वाला है 6 आने वाला है सर। मतलब कि सी मेरे पास 6 कहां पे है? 4 पे। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा? 4 में आएगा। तो 3 1 4, ए का 3 बी का 1 और 4 3, पर यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 भी नहीं है, यहाँ पे 3 भी नहीं है, तो ए के ऑप्शन में मुझे मिल रहा है उसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। पिकिंग अ डायमंड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से मुझे क्या उठाना है सर? डायमंड उठाना है। याद है हमारा डायमंड क्या होता है? हमारा डायमंड को ईंट बोलते हैं, ईंट। तो ये मेरे पास ना कितने पत्ते होते हैं सर? ये 13 पत्ते होते हैं हमारे पास। तो 13 पूरे हैं हमारे पास डायमंड के आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो पहले वाली की प्रॉपर्टी आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अगर मैं इसकी देखूं, मुझे एक पर्टिकुलर किंग चाहिए फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखिए, मेरे पास एक 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 राजे होते हैं, 4/52 आंसर आएगा 1/13, राइट। अगर मैं इसको देखूं, रोलिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 6 ऑन अ फेयर 6 साइडेड डाई। तो सर इस पे ना थोड़ा सा कंट्रीवर्सी क्वेश्चन है ये। यहां पे मेरे पास 1/6 भी आ सकता है, पर इसने बोला रोलिंग अ नंबर, मेरे पास एक नंबर आना चाहिए, तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि JKSSB इसका आंसर कौन सा मार्क करती है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 1/6। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर एक नंबर की बात करूं, उसका ऑप्शन मेरे पास 1 भी आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट, हेडिंग हेड। मेरे पास जब में हेड आएगा यहाँ तो टेल आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो टॉप पे चल रहा है, इसने बोला मुझे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे इसको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा क्या है? 1/13। उससे बड़ा क्या है सर? उससे बड़ा है 1/6, उससे बड़ा है 1/4 और सबसे बड़ा है 1/2 या 1। वो डिपेंड करता है कि JKSSB कौन सा मार्क करता है। तो सर पहला बन रहा है बी, मतलब कि स्टार्टिंग में मतलब सबसे छोटा जो है वो है बी है। बी के बाद 1/6 कहां आ रहा था सर? 1/6 मेरे पास आ रहा था ए पे, फिर डी, फिर सी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है कि सर ऑप्शन में इसका आंसर 1/6 मार्क करता है JKSSB या फिर 1 मार्क करता है। तो इसका आंसर सी आएगा। 89 क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 90, द यूनिट वेक्टर हैविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 1, 1। अगर मैं 1, 1 का देखूं, 1, -1 के मुझे ऑपोजिट वेक्टर में कोई चाहिए।
1,1 के ऑपोजिट में। तो अगर मैं इसको v वेक्टर मानता हूं, सपोज करो मैंने इसको v वेक्टर मान लिया, इसके ऑपोजिट में जो वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस ऑफ 1,-1 पे आएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड में साथ में लूंगा, तो आंसर में क्या आने वाला है, क्योंकि इसने मुझे क्या बोला हुआ है, सर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, 1/√1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इंटू 1-1, तो आएगा 1/√2 माइनस में 1,-1। तो ऑप्शन कौन सा आएगा सर, ऑप्शन आने वाला है बी, ऑप्शन आने वाला है, राइट। नेक्स्ट, तो आई थिंक मैथ्स के इतने सवाल थे। तो अगर हम देखें कंप्यूटर पार्ट को, अगर हम ना थोड़ा सा ध्यान दें, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन आप देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर द स्टोरिंग डिवाइस दैट डज नॉट नीड अपडेट्स। सर अगर आपको पता होगा कि कौन से मेमोरी में मुझे अपडेट नहीं चाहिए होता है, वो मेरे पास कौन सा होता है सर, रोम होता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। सर अगर हम देखें ट्रोजन हॉर्स मेरे पास एक वायरस है, राइट। सर वॉर्म्स मेरे पास एक ना मालवेयर है, और यहाँ पे विजिबल होगा मैक्रो वायरस, ये भी एक तरह से वायरस है। और लास्ट ऑप्शन था नॉर्टन, यहाँ पे ऑप्शन डी है नॉर्टन। तो नॉर्टन मेरे पास एक लोता यहाँ पे एंटीवायरस है, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट, द फ्लॉस टर्म्स अगर आपको पता होगा, ये एक यूजर लाइसेंस गिवर होता है। अभी यूजर लाइसेंस गिवर का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं मैंने कोई भी एक ना प्रोग्राम बनाया, मैं एक पर्टिकुलर यूजर्स को ये एक लाइसेंस प्रोवाइड करूंगा कि वो उस पे किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन वो इजीली कर सकता है। तो मॉडिफिकेशन के लिए मतलब कि वो ऑल के लिए ओपन है, तो मतलब कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं फ्लॉस को। नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर, ये एक बहुत ज्यादा फेमस क्या इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इसका आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपको पता होगा आई क्लाउड ओन बाय एप्पल, राइट। वन ड्राइव, सर वन ड्राइव मेरा है माइक्रोसॉफ्ट के पास, फ्लॉपी ड्राइव मेरे पास है आईबीएम के पास, और मेरे पास गूगल ड्राइव मेरे पास है गूगल के पास। तो मेरे पास जो वन ड्राइव है वो है किसके पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो इसका आंसर बी होगा, राइट। 116, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, सर जो कैची मेमोरी होती है वो सर होती है फास्टेस्ट मेमोरी है वो। तो सर रैंडम रीड ओनली मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो सर इसका आंसर होने वाला डी होने वाला है, तो इसका आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो अगर आपको पता होगा 66A, अगर मैं ध्यान दूं 66A पे, तो सर ये है मेरे पास ऑफेंसिव मैसेज पे। ऑफेंसिव मैसेज जो हम किसी को इंटरनेट पे भेजते हैं वो डील करता है इसको लेके। मेरे पास 66B सर वो डील करता है साइबर टेररिज्म को लेके, ठीक है। नहीं, एक्चुअली 66B ये डील करता है स्टोलन के लिए, स्टोलन इंटरफेस के लिए। और 66F सर ये डील करता है साइबर टेररिज्म के लिए, तो इसका आंसर सी है। और नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए 45F किसके लिए, एनएलटी के लिए, राइट। 118, डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड। सर उसको क्या बोलते हैं सर, उसको ई साइन डेस्क बोलते हैं। सर ई साइन डेस्क का मीनिंग क्या है सर, ये आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है। कौन सा एक्ट, ई साइन डेस्क, तो इसका आंसर बी है, राइट। 119, व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व। सर स्मार्ट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको स्मार्ट SMART इसकी आपको ना फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ये होता है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट, राइट। तो अगर आप देखें यहां पे बोला है रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी, यहां पे कहा है अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें बोला है कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन है इसका, राइट। लास्ट क्वेश्चन, उमंग एक ऐप है जो कि एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया था। 23 नवंबर 2017 को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उमंग ऐप को लॉन्चिंग की थी, जो कि क्या बोलता था, जो कि हमारे गवर्नमेंट सर्विस और इंफॉर्मेशन के लिए डील करता था। और आपके नॉलेज के लिए ये भी पता होना चाहिए आपको कि उमंग ऐप ये हमारे ऐप में प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे 23 लैंग्वेजेस में आया था, राइट। ये ऐप हमारे 30 अलग अलग लैंग्वेजेस में आया हुआ था। सो दैट्स ऑल।
तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था यहाँ पे, अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर ऐड अप टू मोर देन 1। सर एकदम सही बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी मेरी 0 से लेके 1 के बीच में रहती है, ना 0 से कम होती है ना 1 से ऊपर होती है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑलवेज ऐड टू 0। सर ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? सर हमेशा ऐड अप करने के बाद वो 1 नहीं आता है। मैं आपको एक ना प्राइम एग्जांपल दे सकता हूं, जब मैं एक ना प्रॉपरली एक 1 से लेके 6 वाला कोई भी डाइस फेंकूंगा तो उसमें मेरे पास प्राइम नंबर जो आएंगे वो कौन से आएंगे? सर इसमें प्राइम नंबर होगा 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, तो इसकी ना प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6 जो कि होता है 1/2। और अगर आप कॉम्पोजिट नंबर को देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर 2 आएंगे, वो कौन से होंगे? 4 और 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/6 जो कि होगी 1/3। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो हमेशा मेरे पास 1 नहीं आ रहा है। देखो 1/3 प्लस 1/2 मेरे पास 1 के बराबर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। अगला देखो, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी 0। सर प्रोबेबिलिटी क्या मेरी 0 नहीं हो सकती है? सर प्रोबेबिलिटी मेरी 0 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो मतलब कि ये ऑप्शन भी मेरा गलत है। अगला, प्रोबेबिलिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव। यस, मैंने आपको अभी भी बताया 0 से लेके 1 तक होती है, इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो मतलब कि ये भी सही है ये भी सही है। तो अगर हम देखें पी भी सही है एस भी सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ओके, थैंक यू। ओके कोई बात। तो आई होप आप सबकी क्वेरीज को अच्छे से हमारी फैकल्टीज ने कैटर किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द फैकल्टीज। एंड हमारे पास आफ्टर एग्जाम स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे दैट व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या रह सकता है। सी अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, अभी सभी स्टूडेंट्स को एक बार पेपर को एनालाइज करने देते हैं। उसके बाद आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमारे टेलीग्राम पेज विद्यानीर के पेज पे, इवन हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, इवन यूट्यूब पे आप अपने अपने रिस्पॉन्स हमें बता सकते हैं। एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी है कि ये इसका आंसर ऑप्शन 2 बन सकते हैं, तो वो चीज़ों को भी हम कैटर करेंगे सेपरेटली। अभी फिलहाल जो हमें लग सकता था द मोस्ट क्लोजेस्ट वन लग सकते थे वो हमने सब डिस्कस किए। एंड इवन अभी रश में अगर हमसे कोई एक आधा क्वेश्चन अगर स्किप हो गया होगा, आप आराम से उस चीज़ को अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं। हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे रहेगा और हम उसको सेपरेटली कैटर करेंगे। हमने जो एनालाइज किया ओवरऑल इस पेपर के अंदर कि हमारे पास साइंस का अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस बन रहे थे, ये जो इस पेपर की बात करें। ज्योग्राफी से अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 6, पॉलिटी करंट अफेयर्स मिला के 3 क्वेश्चंस बन रहे थे, स्टैटिक्स के 10 क्वेश्चंस बन रहे थे, अकाउंट्स के 30, मैथ्स के 10, इकोनॉमिक्स के 10, इंग्लिश के 10 एंड कंप्यूटर्स के भी 10। हमारे पास जितना रिस्पॉन्स अभी तक आया है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स कि पेपर वाज ऑन अ इजी टू मॉडरेट साइज। ठीक है, इस टफर साइड पे नहीं बोल सकते इस पेपर को कि मॉडरेट पेपर है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, हम लोग विद्यानीर के प्लेटफॉर्म से जितने भी अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स हैं, चाहे वो अभी आपका नैब तहसीलदार हो, चाहे वो पटवारी हो, इवन जो आगे भी आने वाले हैं। सी ऐसे बोलने में हजारों बैच बन सकते हैं, बट अगर आपको भी अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू नो कि 80 से भी ज़्यादा % तक सिलेबस सभी एग्जाम्स का सेम रहता है। तो अलग अलग बोल के कोई फायदा नहीं है, आपको एक बेसिक कोर प्रिपरेशन सबके लिए सेम रखनी पड़ती है। तो वो चीज़ हम अपने इस विद्यानीर के प्लेटफॉर्म से आप तक लेके आ रहे हैं। हमारा सभी बैचेस ऑलरेडी रनिंग चल रहे हैं, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं। आप लेक्चर्स आ सकते हैं लगाने के लिए, आप हमारे ऐप पे, हमारे यूट्यूब पे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टिल अभी भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं। हमारी टीम उस पर अभी कंप्लीटली वर्क कर रही है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एंड से स्किप हुआ होगा या हमें लगता है कि इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए, वो हम आपको टाइमली अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जिनका ये पेपर अच्छा गया है। और अगर पेपर और नॉट ऑन अ गुड साइड, आप इसी चीज़ को एक एज ए मोटिवेशन लेके चलिए दैट यू हैव
लॉट ऑफ एग्जाम्स कमिंग इन दिस ईयर, आप उसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए एंड हमारे साथ इस विद्या नीर के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।